पिछले वीडियो में हमने कृतिका भाग 1 के पार्ट 3 रीढ़ की हड्डी का सार व संदेश समझा था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज हम इसी पार्ट के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। मेरे वीडियोज़ के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न पहला। राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा समय था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है? तो इस प्रकार की तुलना करना बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि यदि पुराने ज़माने की पुरानी बातों को लेकर बैठे रहेंगे तो हम कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण है कि वह हमेशा बीते हुए समय को याद करता रहता है और उसे ही उचित ठहराता है जो उचित नहीं है। हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्वयं को बदलना होगा और नए विचारों को स्वीकार करके युवा पीढ़ी के साथ आगे बढ़ना होगा। मैंने उत्तर की भाषा आसान करके ही लिखी है। फिर भी आप इसको और आसान करना चाहते हैं तो आप अपने शब्दों में से लिख सकते हैं। केवल हमारा संदेश जो हमारा उसका उत्तर है वो स्पष्ट होना चाहिए और आप अपना तर्क दे सकते हैं। प्रश्न 2 है, रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? तो साफ जाहिर है कि विरोधाभास वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि एक बेटी के पिता थे और एक बेटी के पिता होने के नाते उनकी विवशता थी कि उन्हें अच्छा घर चाहिए था। तो हम इसका उत्तर देखते हैं। राम स्वरूप का यह विरोधाभास एक पुत्री का पिता होने की विवशता को उजागर करता है। उन्होंने अपनी पुत्री को उच्च शिक्षा दिलवाकर सक्षम बनाया, योग्य बनाया, जो कि उनका अर्थात एक पिता का कर्तव्य था। वे अपनी बेटी का विवाह एक उच्च परिवार में करवाकर उसका भविष्य सुरक्षित करना चाहते थे, लेकिन उनकी इच्छा के अनुसार, अर्थात जिस घर को उन्होंने देखा था, जो लड़के के माता पिता थे, उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें बेटी को 10वीं पास ही बताना पड़ा, क्योंकि शंकर और उसके पिता दोनों ही कम पढ़ी लिखी बहू चाहते थे। प्रश्न 3 है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार की व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, उचित क्यों नहीं है? आप इसमें अपना तर्क भी दे सकते हैं। मेरे अनुसार इसका उत्तर है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से अपेक्षा कर रहे हैं कि वह सज धज कर सुंदर रूप में लड़के वालों के सामने पेश आए, मेहमानों के सामने अपनी योग्यता को प्रदर्शित करे, वह अपनी व्यवहार कुशलता से उनका दिल जीत ले। बीए की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भी वे उसे केवल 10वीं पास ही बताने के लिए बाध्य करते हैं, जो उचित नहीं है, क्योंकि झूठ व धोखे की नींव पर बनाए गए रिश्ते स्थायी नहीं होते हैं व उनमें विश्वास का भी अभाव रहता है। प्रश्न 4 है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखिए। मेरे विचार में तो दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। अगर आपका कोई और तर्क हो तो आप उसे लिख सकते हैं। गोपाल प्रसाद चालाक किस्म के इंसान हैं। वे विवाह जैसे पवित्र संस्कार को भी बिजनेस की श्रेणी में रखते हैं। वे दहेज लेना अपना अधिकार समझते हैं। उधर रामस्वरूप अपनी बेटी का रिश्ता गोपाल प्रसाद के बेटे शंकर से करवाना चाहते हैं, जो कि मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन शंकर तथा उसके पिता के चाहने पर वे अपनी बेटी की शिक्षा को छिपाते हैं। मेरी नज़र में दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद अपनी घटिया व रूढ़िवादी सोच के कारण अपराधी हैं, क्योंकि वे कम पढ़ी लिखी बहू चाहते थे। उनका मानना था कि पढ़ी लिखी बहू आएगी तो घर का काम नहीं करेगी, या वह अपने अपने आप को शंकर के बराबर समझेगी। और रामस्वरूप अपनी विवशता के कारण अपराधी हैं, क्योंकि वे एक बेटी के पिता हैं और अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए वे एक अच्छा उच्च परिवार ढूंढते हैं। प्रश्न 5 है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन किन कमियों की ओर संकेत करती है? इस कथन के माध्यम से उमा शंकर की निम्नलिखित कमियों की ओर ध्यान दिलाना चाहती है। क्योंकि मैंने सार में समझाया था कि रीढ़ की हड्डी का अर्थ है आधार, व्यक्तित्व, चरित्र। जिस तरह से हमारा शरीर रीढ़ की हड्डी के सहारे ही टिका हुआ है, उसी प्रकार से हमारा जो हमारा आचरण है, हमारा व्यवहार है, चरित्र है, वो हमारे जीवन का एक आधार है। तो उमा उसकी कमियों को बताती है कि शंकर व्यक्तित्व विहीन है, अर्थात उसका अपना कोई निजी मत या विचार नहीं है, वह अपने पिता के इशारों पर ही चलता है। दूसरा, उसने बताया उसका चरित्र भी अच्छा नहीं है, वह कॉलेज अर्थात हॉस्टल में अपना अपमान करवा चुका था। और तीसरा है, वह शरीर से भी कमज़ोर है, अर्थात सीधा नहीं बैठ सकता क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है। प्रश्न 6 है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की
समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप कैसा मानते हैं? आपको क्या लगता है कि समाज को शंकर जैसे लड़कों की जरूरत है या उमा जैसी लड़कियों की? और मेरा मानना है कि आज समाज को उमा जैसी लड़की के व्यक्तित्व की जरूरत है, जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। और ऐसी लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर समाज को उन्नति की ओर ले जाना चाहती हैं, उन्नति की ओर अग्रसर करना चाहती हैं। तो हम यहाँ एक शब्द ऐड करते हैं, अग्रसर। शंकर जैसे नवयुवकों की समाज को जरूरत नहीं है, क्योंकि वे सामाजिक और वैचारिक प्रगति से अछूते रहते हैं। ऐसे युवक महिलाओं को समाज में उचित स्थान नहीं देते, अपने बराबर नहीं आने देना चाहते। ऐसे युवा न तो शारीरिक रूप से मजबूत हैं और ना ही चारित्रिक रूप से। प्रश्न 7 है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। अर्थात बताइए कि रीढ़ की हड्डी जो शीर्षक दिया गया है वो उचित है या नहीं। मेरे हिसाब से रीढ़ की हड्डी शीर्षक बिल्कुल उचित है, क्योंकि शीर्षक ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़कर पाठक वर्ग में जिज्ञासा उत्पन्न हो। और रीढ़ की हड्डी शीर्षक ऐसा ही है जो हमारे अंदर जिज्ञासा को उत्पन्न करता है कि आखिर रीढ़ की हड्डी नाम क्यों रखा गया है। तो देखते हैं इसका उत्तर। रीढ़ की हड्डी एकांकी का शीर्षक सार्थक, सफल और व्यंग्यात्मक है। ऐसे एक अच्छे शीर्षक में जिज्ञासा होनी चाहिए जो पाठक को आतुर कर दे, अर्थात समझने के लिए आतुर कर दे कि इस पाठ में है क्या। यह शीर्षक जिज्ञासा को आतुर करने वाला है। रीढ़ की हड्डी को व्यक्तित्व का प्रतीक बताया गया है। बिना व्यक्तित्व के मनुष्य अपना और देश का विकास नहीं कर सकता। इस कहानी में शंकर को व्यक्तित्व विहीन दिखाया गया है, जिसकी अपनी कोई राय नहीं है। वह केवल दूसरों के इशारों पर चलता है। ऐसा व्यक्ति कायर कहलाता है और वह प्रगतिशील विचारों को न अपनाकर रूढ़िवादी समाज की स्थापना करता है। हमें अर्थात हमारे देश व समाज को सशक्त रीढ़ की हड्डी वाले युवा वर्ग की आवश्यकता है, जो नए व प्रगतिशील समाज की स्थापना कर सकें। प्रश्न 8 है, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? इसका उत्तर हम अपनी तर्क के हिसाब से, अपनी बुद्धि के आधार पर दे सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना विचार होता है। मेरे विचार से कथा वस्तु के आधार पर मैं उमा को ही कहानी का मुख्य पात्र मानती हूँ, क्योंकि एकांकी की सारी कथा वस्तु उसी के इर्द गिर्द घूमती है। उमा शिक्षित होने के साथ साथ कला व संगीत में भी निपुण है। वह अपनी निपुणता से शंकर व गोपाल प्रसाद को निरुत्तर कर देती है तथा उनकी आंखें भी खोलती है कि समाज में लड़के और लड़की को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। प्रश्न 9 है, एकांकी के आधार पर राम स्वरूप व गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए कि राम स्वरूप का व्यक्तित्व कैसा था, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी और गोपाल प्रसाद की क्या क्या विशेषताएं थी। एकांकी के आधार पर राम स्वरूप की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वे प्रगतिशील विचारों के समर्थक थे, क्योंकि वे अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते थे, उच्च शिक्षा दिलवाई, अच्छा घर ढूंढ रहे थे। वे स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, तभी उन्होंने उसे बीए तक की शिक्षा प्राप्त करवाई। लेकिन साथ ही साथ वे विवश और कायर व्यक्ति थे। विवश इसलिए कि लड़की के पिता थे, और कायर इसलिए कि अच्छा घर हाथ से चला नहीं जाए तो वे झूठ भी बोलने पर के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी कारण से उन्होंने गोपाल प्रसाद व शंकर के सामने झूठ बोला कि उनकी बेटी केवल 10वीं कक्षा पास है। गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषता निम्नलिखित हैं। वे चालाक तो थे ही और बड़बोले स्वभाव के भी व्यक्ति थे। वो अपनी बड़ाई कर रहे थे। रूढ़िवादी और दकियानुसी विचारों के थे। विवाह जैसे पवित्र संस्कार को उन्होंने बिजनेस मान ही लिया था। और वे स्त्री और पुरुष में भी भेदभाव करते थे कि स्त्रियों को अधिकार नहीं मिलने चाहिए और पुरुषों को सभी अधिकार मिलने चाहिए। प्रश्न 10 है, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखिए। तो इसका उत्तर है, उद्देश्य हमने सार में भी समझे थे कि लेखक इस कहानी के माध्यम से मैं क्या बताना चाहते हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य है, कुछ जो बातें उन्होंने बताना चाहिए इसमें, कि वे समाज के लोगों की दोहरी मानसिकता को सबके सामने लाना चाहते थे। दूसरा था कि वे लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्याओं की ओर समाज का ध्यान खींचना चाहते हैं। तीसरा है, युवाओं द्वारा अपनी शिक्षा व चरित्र की मजबूती पर जो ध्यान नहीं दिया जाता है, तो वे समझा रहे हैं कि उन्हें अपनी शिक्षा और चरित्र की मजबूती पर ध्यान देना चाहिए। वे स्त्री व पुरुष को समान अधिकार दिलाना चाहते थे, और वे चाहते थे कि इसमें जो संदेश व्यक्त करना उन्होंने चाहा है कि स्त्री को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए तथा उनका सबल व्यक्तित्व होना चाहिए। वे निर्बल नहीं दिखनी चाहिए, बल्कि वे मजबूत दिखनी चाहिए। तो यही सब उन्होंने इस एकांकी में प्रस्तुत किया। प्रश्न 11 है, जो हमारा इस पाठ का अंतिम प्रश्न है।
समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? आप जो भी प्रयास कर सकते हैं आप उन्हें लिखिए। और जो एक हम सब जानते हैं कि क्या क्या प्रयास हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। नंबर 1 है, लोगों को सुशिक्षित नारी के महत्व से परिचित करा सकते हैं। लोगों को बताएं कि पढ़ी लिखी नारी के क्या फ़ायदे हैं। दूसरा है, पढ़ी लिखी बहू को अपनाकर उन्हें सम्मान दे सकते हैं और समाज को सिखा सकते हैं। जो समाज में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार नहीं देते हैं, हम समाज में स्त्रियों को पुरुषों के समान महत्व दें और एक उदाहरण पेश कर सकते हैं। जो लोग कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं, हम उन्हें समझा सकते हैं कि पढ़ी लिखी बहू घर अगर आ जाती है तो वह अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को भी शिक्षित कर देती है। तो प्रश्न उत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। हम इसके बाद इसके जो अतिरिक्त प्रश्न उत्तर हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और यदि आप कुछ और इसमें पूछना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न भी हम इसमें से बहुत निकाल सकते हैं। पर प्रश्नों के उत्तर देने में एक बात का ध्यान रखें कि जितने अंक का प्रश्न है हम उत्तर उसी के अनुसार लिखें। 1 नंबर का प्रश्न है तो हम सिर्फ तर्क दे सकते हैं हाँ और नहीं में। अगर उसमें विस्तार से पूछा गया है, 3 नंबर का है, 2 नंबर का है, 5 नंबर का है, तो उसी के अनुसार हम अपने उत्तर को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। बस आपको पाठ की समझ होनी चाहिए, आपका जो उसमें वक्तव्य है वो स्पष्ट होना चाहिए और आप अपने उत्तर को अपने अनुसार बड़ा और छोटा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके और अतिरिक्त प्रश्नों पर, या इसका अगला पार्ट लेंगे, या फिर आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। धन्यवाद।